आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लंबे अरसे तक हिंदुस्तान पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज बुरे दौर से गुजर रही है। हर आने वाला दिन कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेकर आता है। राहुल गांधी के पार्टी सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी के बाद पार्टी की कमान एक बार फिर सोनिया गांधी ने संभाली है। हालांकि वो कारगुजार सदर हैं। पार्टी सदर अपने सीनियर लीडरों के साथ पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए गौर फिक्र कर रही हैं। मजबूत बीजेपी से कांग्रेस को कई महाज पर मुकाबला है। ऐसे में पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस को नई तवानाई कैसे मिलेगी? क्या सोनिया गांधी का तजुर्बा कांग्रेस के काम आएगा? कांग्रेस के अच्छे दिन आखिर कैसे आएंगे? और सबसे अहम यह कि मजबूत हरीफ के सामने टिके रहने के लिए कांग्रेस लीडरशिप को क्या कुछ करने की जरूरत है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझेंगे तफसील से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए गौर फिक्र किया जा रहा है। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई मीटिंग में पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए लंबी बातचीत हुई। पार्टी सदर सोनिया गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस लीडरों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत कांग्रेस के अज़्म को आजमा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब बीजेपी को बेनकाब करने के लिए आवाम तक पहुंचने और एहतिजाजी एजेंडे पर अमल करना होगा। तौर से कहा कि नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिर्फ सोशल मीडिया या ट्विटर पे काम नहीं करना पड़ेगा, पर देश की जनता और गांव तक और गरीब तक पहुंचने की जरूरत है। खास बात यह रही कि कांग्रेस की इतनी अहम मीटिंग में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। इस मौके पर सोनिया गांधी ने मुल्क में पाई जाने वाली माशी सूरत हाल पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि नुकसानात में इजाफा हो रहा है और आवाम का आम एतमाद भी मुतजलजल हो गया है। हुकूमत इंतकामी सियासत में मुलव्विस हो रही है, जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। देखिए, कहीं न कहीं सोनिया जी के अंदर एक मलाल है, उनके दिल में एक बौखलाहट है कि उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी परफॉर्म नहीं कर पाए। वो राहुल गांधी जिसके लिए बहुत आशाएं उनके दिल में थी, वो बिल्कुल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फेलियर साबित हुए। इसलिए बौखलाहट के मारे वो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दे रही हैं। उनका कहना कि आज भारत की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को लगता है भारत इज इक्वल टू कांग्रेस, इंडिया इज इक्वल टू इंदिरा। ऐसी बात नहीं है। आज स्थिति किसी की खराब है तो वो कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है। कांग्रेस पार्टी में नई जान डालने के लिए पार्टी हेडक्वार्टर पर मीटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस को कई चैलेंजेस का सामना है। मजबूत बीजेपी से कांग्रेस को कई महाज पर मुकाबला है। ऐसे में पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को नई तवानाई कैसे मिलेगी? क्या सोनिया गांधी का तजुर्बा कांग्रेस के काम आएगा? कांग्रेस के अच्छे दिन आखिर कैसे आएंगे? और सबसे अहम ये कि मजबूत हरीफ के सामने टिके रहने के लिए सियासत के साथ ही साथ हिकमत से भी काम लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज प्राइम डिबेट पे हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मजबूत बीजेपी के सामने कांग्रेस कैसे टिकी रह सकती है, क्योंकि कांग्रेस में अब जिस तरह से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभाली है, कारगुजार सदर बनाई गई हैं और उसके बाद अब आला जो लीडरान हैं पार्टी के, उनके साथ एक मीटिंग का दौर चल रहा है। आखिर किस तरह से कांग्रेस पटरी पर लौट कर आएगी, किस तरह से कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी, और इसके अलावा यह भी हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का जवाल आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है, या कांग्रेस के इतना पीछे आने के पीछे वजह क्या कुछ है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस के सामने अब बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को लेकर चैलेंजेस क्या कुछ हैं उसके सामने, इस पर भी हम फोकस करेंगे और बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अब्दुल लतीफ आर्को जी हैं, सेक्रेटरी हैं मिल्ली काउंसिल के, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अनिल भारद्वाज जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अनिल भारद्वाज जी और अब्दुल लतीफ आर्को जी, दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ मेहमान और हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान भी हमारे साथ इस डिबेट में आगे साथ में होंगे। मैं सबसे पहले अनिल भारद्वाज जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी और मुल्क पर
सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली, सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली, क्या कभी किसी ने सोचा था कि कांग्रेस की भी यह हालत होगी जहां पर आज कांग्रेस खड़ी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो पार्टी शासन कर रही थी, लगातार शासन कर रही थी, वो इस लोकसभा में 52 सीटों पर सिमट जाएगी। ये वाकई में बहुत आश्चर्यजनक बात है और ये सोचने का विषय, मंथन करने का विषय है। और जिस प्रकार से कांग्रेस अपने संगठन को लेकर के उतना संजीदा नहीं है जो ऐसा कि मुझे लगता कि होना चाहिए। संगठन ही सब कुछ होता है। अगर संगठन मजबूत रहेगा तो पार्टियां जीतती रहेंगी। संगठन के साथ जन भावना को भी देखना पड़ेगा कि आम आदमी की रुझान या उसके अंदर क्या चल रहा है, यानी नब्ज टटोलने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नब्ज टटोलने में तो कुछ कमी हो रही है, इस वजह से उसकी हालत ये हो गई है। बिल्कुल। और अगर अब हालिया जिस तरह से हमने देखा कि लगातार भारद्वाज जी अब मीटिंगों का दौर चल रहा है, सोनिया गांधी खुद अब एक्टिंग जो है वो प्रेसिडेंट एक तरह से बनाई गई हैं, खुद सोनिया गांधी ने एक तरह से कमान अपने हाथ में ली है, क्या उनका तजुर्बा वो वाकई में काम आएगा पार्टी को? देखिए, तजुर्बा तो निश्चित रूप से काम आता है। सोनिया गांधी लगातार 17 सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। उनका तजुर्बा रहा, 10 साल तक सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन कोई कुछ ना कुछ कमी रही। अगर देखा जाए तो राहुल के आने के बाद जो स्थिति हुई, जो गिरावट आई, वो राहुल के आने के बाद ज्यादा हुई है, तो उसको भी संभालना पड़ेगा। मैं एक बात आपसे ये बताना चाहूँ, जैसे सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात, ये उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी। उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस जो सबसे मजबूत माना जाता था, उसके संगठन को 4 भागों में बांट दिया गया। उत्तर प्रदेश के 4 भागों में विभाजित करके और 4 अध्यक्ष बना दिए गए। विकेंद्रीकरण के चलते हुए जो हुआ, यानी कांग्रेस कहीं की नहीं रही। जो उनका संगठन सबसे आगे रहता था धरना प्रदर्शन आंदोलन करने में, वो कहीं का नहीं रहा। तो खास तौर पे बात है कि आपको संगठन पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और अनुभव के साथ साथ जो यूथ है उनका, यानी जो प्रियंका गांधी हैं, अगर उनको लोग आगे करें, जो उनमें लोगों को रुचि दिखाई दे रही है, लोगों को लग रहा है कि उनमें कुछ है, कुछ कर सकती हैं, जैसे सोनभद्र जाकर के उन्होंने किया या बनारस जाकर के, तो उसमें लग रहा है। तो इस प्रकार से यूथ और जो बुजुर्ग हैं उनको सबका साथ लेकर के करेंगे तब आगे बढ़ने की संभावना लग रही है। बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नवीन कुमार जी भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अब्दुल लतीफ आरको साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें अनिल भारद्वाज जी ने कही कि एक तो कांग्रेस को सबसे पहले नब्ज टटोलने की जरूरत है, क्या कुछ माजी में और पास्ट में उससे गलतियां हुई हैं, उन्हें एक तो सुधारने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि जहां पर आज कांग्रेस से खड़ी है, यहां से उठ पाना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, या भी कितना लंबा सफर तय करना होगा बीजेपी के मुकाबले में आने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनको उठाने के लिए खुद ही ने ऐसे काम कर दिए हैं कि अब कांग्रेस अगर इस वक्त भी अब नहीं उठी तो फिर कभी नहीं उठेगी। कांग्रेस को उठना चाहिए, कमान संभालनी चाहिए, अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, और इससे ज्यादा अच्छा मौका इस मुल्क में कांग्रेस को फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जनता नाराज है, बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज में हर रोज नौकरियां जा रही हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, व्यापार बर्बाद हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम और विदेशी कंपनियों का इस कदर यहाँ जमावड़ा हो गया है कि वो यहाँ के लोकल दुकानदार त्राई कर रहे हैं, उनके पास बिजनेस नहीं रहा है। बिल्कुल। हर फील्ड में कोई फील्ड ऐसा नहीं बचा कि जहां इस वक्त तबाही और बर्बादी उनको नजर नहीं आ रही हो। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं नोटबंदी को और ये गब्बर टैक्स को लगे हुए, अभी साल भर के बाद तो मुझे लगता है इस देश की बहुत बुरी हालत, अगर ये दौर नहीं थमा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अगर इस वक्त भी कांग्रेस नहीं अपने आप को संभाल पाती है तो मैं समझता हूं। नहीं, ठीक है अब्दुल लतीफ आरको जी, आपके नजदीक होगा कि मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तो बीजेपी इसे मानने के लिए तैयार नहीं कि मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है, और दूसरी जो सबसे बड़ी जो चीज यह है कि कांग्रेस इस चीज को बता नहीं पा रही है कि मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है या कहां पर गलतियां हो रही हैं, बेरोजगारी कहां पर आज है, आज महंगाई कहां पर है, कांग्रेस इसे बता नहीं पा रही है। ठीक कह रहे हैं आप।
ये बात सही है कि कांग्रेस बता नहीं पा रही है और बीजेपी इसलिए नहीं मानेगी कि उन्होंने तो इसको अच्छा समझ के किया था, लेकिन ये अच्छा होने की बजाय बुरा हो गया। उन्होंने सोचा था कि नोटबंदी करके हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गब्बर टैक्स ला करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं ये सब अच्छे समझ के किए थे, लेकिन इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एकदम उल्टे आ रहे हैं। इसलिए वो कभी नहीं मानेंगे कि हमने कोई गलत काम किया है। ये तो जो रिजल्ट भुगत रहे हैं वो जान रहे हैं इस बात को कि इस वक्त जो कुछ भी बीजेपी ने किया है, शायद कांग्रेस 70 साल में सिमटी होगी या 55 साल में सिमटी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी ने अपने आप को नहीं संभाला और लोगों की बेरोजगारी, बर्बादी, तबाही, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि शायद आने वाला टाइम ये बता देगा बीजेपी को कि उनकी कितनी बड़ी गलती थी और जिसका खमियाजा सरकार छोड़ने पर भुगतना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से आरको जी ये तो एक तरह से आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि कांग्रेस का बैकफुट पर आना और कांग्रेस की सरकार चले जाना 10 साल रहने के बाद भी, और जो बड़े बड़े कांग्रेस दावे कर रही थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे बीजेपी की मेहनत भी रही? जो मेहनत, जो होमवर्क बीजेपी ने किया, कांग्रेस उसके मुकाबले में कहीं खड़ी नहीं होती है। बिल्कुल रही। नवीन कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नवीन कुमार जी, कांग्रेस फिर से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वो एक बार फिर से उसे एक नई जिंदगी मिले, फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही है। क्या यह बीजेपी के लिए और आप लोगों के लिए चिंताजनक है? अबू भाई, विपक्ष मजबूत हो ये अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को मजबूत होने के लिए क्या हमें वॉकओवर देना चाहिए क्या? अभी मिल्ली काउंसिल के नेता जो बोल रहे थे, ये तो पार्टनर है। राहुल गांधी की भाषा लगातार बोल रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी, ये वो सो। वही तो आम चुनाव से पहले लगा था, 2 वर्ष पहले। देश की जनता ने अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया होता तो क्या आप समझते कि हम पहले से भी अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में? आखिर क्यों? देश की जनता ने तो इसको एक्सेप्ट किया, पूरे विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया। हाँ, कांग्रेस, सपा, बसपा या मिल्ली काउंसिल, ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जिनकी जो बेरोजगार हो गए, इन नेताओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो लोग जो बेरोजगार हो गए, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पूरा विश्व जीएसटी के समर्थन में है और यही कारण है कि भारत में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ने की स्थिति में है। वो भी तब जब अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा हो, जब पूरे विश्व की इकोनॉमी कम आने की स्थिति में हो, उस समय भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ने की स्थिति में है। भारत सरकार ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। भारत सरकार ने कहा कि वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी रियल एस्टेट के अंदर। एग्रीकल्चर में हमने बूस्ट अप किया है। सरकार ने लगातार आने वाली मंदी को देखते हुए स्टेप उठाए, तो इसलिए हम तो आगे की तरफ जा रहे हैं। इनको सोचना पड़ेगा ना। और अगर मिल्ली काउंसिल के जो भी नेता थे, उनका नाम मुझे पूरे से माफी चाहूंगा, याद नहीं है। अब्दुल लतीफ आरको जी हमारे साथ जी। लतीफ साहब तो राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, जाकर के इनकी पार्टी के नेता क्यों नहीं समझा देते कि ऐसा कर लो? ये सोनिया गांधी को क्यों नहीं समझा देते ऐसा कर लो? अरे देश की जनता जानती है कि देश का विकास कौन कर रहा है। देश की जनता जानती है कि भारत को विश्व बनाने का काम कौन कर रहा है। देश की जनता जानती है कि देश के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था कौन कर रहा है। यार यही कारण है कि वो भाजपा के साथ है। अगर कांग्रेस के नेता जो इन्होंने देश को लूटा, या सत्ता में रहने वाले उनके सहयोगियों ने मिलकर के देश को लूटा, खरबों रुपया देश का लूटा, आज वो जेलों में जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर वो गरीबों का पैसा उनको वापस करना पड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? आज देश की जनता चाहती है कि उसके साथ वो व्यक्ति खड़ा रहे जो देश की अस्मिता को भी बचा सके, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सके, देश के रहने वाले हर परिवार को रोजगार की व्यवस्था कर सके। सरकार इस पर काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। आपने कहा कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अरे साहब, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मैं मानता हूं कि मंदी का दौर है, उसका रीजन है सबसे बड़ा ये कि इस सरकार ने यूरो 6 और इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने का काम किया है। जब यूरो 6 मानक आएगा, क्योंकि प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, उसको रोकने के लिए जब यूरो 6 लेकर आएगा तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी फेज है। जिन गाड़ियों की, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने गाड़ियां बनाई है, वो अपना बैकलॉग खत्म करेंगी, नए सिस्टम की तरफ जाएंगी। अब्दुल लतीफ आरको साहब, अभी आप कह रहे थे कि सरकार जो है एक तरह से बैकफुट पर है, लेकिन देखिए नवीन जी ने कितनी खूबियां गिना दी सरकार की। अब्दुल लतीफ आरको साहब, अब मैं इनकी
जी बिल्कुल, इन्होंने जितनी खूबियां गिनाई है मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने ऑटोमोबाइल के बारे में जो बात कही है, मैं तो नहीं मानता कि हो सकता है थोड़ी बहुत परसेंटेज ये काफी हद तक सही भी हो सकती है कि वो गाड़ियां अब नए मानक पे आएगी, इलेक्ट्रिक आएंगी, उसकी वजह से वो बदलेंगे, स्टॉक कम करेंगे, काफी हद तक ये बात समझ में इनकी आ सकती है। लेकिन टेक्सटाइल को क्या हो गया? बाकी डिपार्टमेंट बाकी जो है और इंडस्ट्रीज है उनको क्या हो गया? कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसको ये बता सकते हैं कि इस इंडस्ट्रीज ने तरक्की की है? एक इंडस्ट्रीज बता दीजिए आप कि जिसने तरक्की की है। कौन सी इंडस्ट्रीज आप बता दीजिए? हर इंडस्ट्रीज के अंदर जो है जवाल आ रहा है, हर इंडस्ट्रीज आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ भी नहीं सकता। और मैं कोशिश ऑटोमोबाइल में तो इसलिए आपको बता दिया पूरी तरह से नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास क्या कहेंगे आप? देश के अंदर पहले जब जीएसटी नहीं था तो कई शहरों से पूरे देश भर के अंदर लोग सामान खरीद कर जाया करते थे। लोग अपने आवश्यकता अनुसार जब सामान खरीद के लाते थे सस्ते में, दूसरी जगह ज्यादा टैक्स लिया जाता था तो वो स्टोरेज करते थे सामान का। आज जब जीएसटी आने के बाद पूरे देश के अंदर एक टैक्स है, जो आदमी दिल्ली से, माने सारे लोग दिल्ली से सामान लेते हैं अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने तहसील में, वही सामान उसी रेट पे खरीद लेते हैं, तो उसका दबाव एक शहर पर नहीं है। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे, पर कैपिटल देखेंगे, पर व्यक्ति के अनुसार से देखेंगे, पूरे देश भर में देख लीजिए, हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल और उसका स्तर लगातार बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान लेकर के जाएंगे सुबोही खान जी, एग्रीकल्चर में, सुबोही खान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। नवीन जी मैं आ रहा हूं, नवीन जी मैं आ रहा हूं, मैं इसको कंप्लीट कर दूं कि एग्रीकल्चर में अगर आप लेकर के जाएंगे, ये पहली बार ऐसा है कि एक बार में इंसान पहले जो एक सीजन में एक फसल उगाता था अब दो उगाता है। उसका कारण है उसको दिए जाने वाला हमारे सोइल कार्ड, उसको दिए जाने वाले बीज, उससे खरीदे जाने वाले फसल, ये सरकार ने। नवीन जी बात हो गई, नवीन जी बात हो गई, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए। सुबोही खान जी आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सुबोही खान, हमने देखा कि कांग्रेस 2014 से ही कांग्रेस जो एक तरह से कमजोर होना शुरू हुई थी, दिन ब दिन उसके बुरे दिन ही आते जा रहे हैं, वो कमजोर से कमजोरतर होती चली जा रही है। अब एक बार फिर से उसके मजबूत करने की कोशिशें चल रही, दोबारा जिंदा करने की कोशिश चल रही। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने होगा, कांग्रेस की लीडरशिप के सामने, कि इसे बीजेपी के मुकाबले में खड़ा किया जाए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि वो एटलीस्ट फाइनली अब बैठ के ये चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि उनसे कहाँ पे गलतियां हुई हैं। जो इतने सालों तक जो पार्टी सत्ता में रही और लोगों ने लगातार उनके ऊपर 70 सालों तक ऑलमोस्ट भरोसा किया, तो उनसे कहाँ कुछ गलतियां छूटी हैं जो उनको बिल्कुल ही लोगों का भरोसा उनके ऊपर से पूरा उठ गया है। अगर वो इस चीज को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के ये देखें कि उन्होंने एक्चुअली सत्ता में रहने के लिए कुछ बहुत सेल्फिश डिसीजंस इस कंट्री के खिलाफ लिए हैं। कांग्रेस ने इस कंट्री में अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, मेन स्ट्रीम लीगल सिस्टम से अलग करने के लिए मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, महिलाओं से उनका मेंटेनेंस का अधिकार छीन लिया, शाबानों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले गए, सब मुसलमान सड़कों पे आ गए और कांग्रेस ने उस चीज को और सपोर्ट किया, हालांकि समझाने के बजाय उसको और उस चीज को और बढ़ावा दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी एक साहब जो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के ये भी सोचना चाहिए। आप देखिए माइनॉरिटीज के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिल से काम किया है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। उनको सिर्फ एक अपने वोट बैंक की तरह अपीजमेंट करके, बिगाड़ के और अपनी सिर्फ सत्ता चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आप देखिए कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लिए कितनी कमिटीज बैठा दी, सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, मिश्रा कमेटी। उन कमेटी की फाइंडिंग्स में, सच्चर कमेटी की फाइंडिंग में कहा गया कि आप मुसलमानों की एजुकेशन के लिए कुछ करिए, वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन कभी कमिटियां बैठाई जरूर, सिर्फ मुसलमानों के दिमाग में डर बैठाने के लिए, लेकिन काम कभी नहीं किया। उन कमिटीज की फाइंडिंग्स पे कभी काम नहीं किया। उन कमिटीज की फाइंडिंग्स पे भी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन और क्या है, मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देने की बात करते हैं, वो क्या है?
मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, वो क्या है? ये तो हो गई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात। मैं बोलती हूं कंट्री के लिए आप देखिए, आतंकवाद को कॉम्बैट करने के लिए कितने स्ट्रांग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा जो हमारी देश की एकता और अखंडता से जुड़ा मुद्दा था, उसको कितनी स्ट्रैटेजी और कितनी स्ट्रेंथ के साथ, प्रॉपर नियत और नीति के साथ उसको कैसे सुलझा लिया गया। आप देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जो हम पे न्यूक्लियर पावर की तरह हावी रहता था और आतंकवाद मचाता था, उसको हमने अर्थव्यवस्था भी तोड़ दी, हमने उसको इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने, बस मुझे कुछ सेकंड्स प्लीज और दीजिएगा, महिलाओं के लिए भी काम हुआ है, बच्चियों के लिए काम हुआ है, मुसलमानों के लिए काम हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ काम हुआ है, देश की एकता और अखंडता के लिए काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है। एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत लोग उछाल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नीचे जा रही है। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नीचे जाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो नवीन भाई बता ही चुके हैं आपको रीजन, दूसरा मैं एक रीजन बताना चाहती हूं कि जो नोटबंदी से जो ब्लैक इकोनॉमी खत्म हुई है, जो काला धन लोगों के पास खत्म हुआ है, 4-4, 5-5 गाड़ियां जो ब्लैक मनी होती थी, जाके गाड़ियां खरीदाते थे, जब वो जेब से पैसा और निर्मला सीतारमण जी जो इसके लिए बता रही है, ओला उबर को जो इसके लिए जिम्मेदार मान रहे, उसका भी एग्जाम्पल दे ही दीजिए सुबोही जी। बहुत सारे रीजंस हैं, अगर आप एक्चुअली में इकोनॉमी की दृष्टि से देखें और सिर्फ क्रिटिकल आई से क्रिटिसाइज करने के लिए ना देखें, राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, तो आपको रीजंस बिल्कुल सामने बिखरे पड़े हैं। मेरे साथ कांग्रेस लीडर सलमान निजामी साहब भी जुड़ गए हैं इस डिबेट में। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सलमान निजामी साहब, क्योंकि आप जब से जुड़े हैं तो सुबोही खान जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बोल रही थी। सलमान निजामी साहब, जो बात सुबोही खान ने कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो मुश्किलात में आई है वो 1-2 दिन में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि एक इसकी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस का जो पास्ट रहा है, जो गलतियां कांग्रेस ने पास्ट में की हैं, आज उसी को कांग्रेस भुगत रही है। क्या सच्चाई यही है सलमान निजामी साहब? देखिए, ये आइडियोलॉजिकल फाइट है। आप देखिए, एक तरफ से प्रज्ञा ठाकुर जैसी महिला, जिसपे अभी भी वो टेरर एक्यूज्ड है, उसको भाजपा ने खड़ा किया, अपना एक इलेक्शन का फेज बनाया। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस जो है एक आतंकवादी को यहां से खड़ा करे? तो ये आप समझिए कि देश में जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है पिछले 5 सालों में, जो जहर उगला गया, और जिस तरीके से इकोनॉमी को डाउन करके पाकिस्तान, कश्मीर, मॉब लिंचिंग, इन मुद्दों को हाईलाइट किया गया। लेकिन आज हमारी कंट्री में जो माहौल है वो ये है कि हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बेरोजगार जो है सड़कों पे हैं, हमारे जो लोग हैं, पैसा मार्केट में नहीं है। आपने डिमोनेटाइजेशन के बाद देखिए हालात कैसे बिगड़े, और उसके बाद आज भी लोग अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए बैंक के कर्जे कितने बढ़ गए हैं, इकोनॉमिकली हम कितने डाउन हो गए हैं। और आपके पास रोड पर लेके कांग्रेस कहां आई? अगर ये मसले मुल्क के साथ हैं सलमान निजामी साहब, तो इन इश्यूज को लेकर कांग्रेस सड़कों पर कहां उतरी? लेकिन इसमें टाइम कांग्रेस तो गायब है। ये सलमान निजामी साहब है नफरत का, इसको भरने में टाइम लगेगा साहब। नहीं सलमान निजामी साहब, अगर ये मसले हैं, ये मसले हैं, तो कांग्रेस कहां है फिर? इसको कांग्रेस तो सड़कों पर कहीं नहीं दिखाई दी, ना नोटबंदी को लेकर दिखाई दी, ना जीएसटी को लेकर, ना बेरोजगारी को लेकर, ना महंगाई को लेकर, ना ऑटो सेक्टर को लेकर, ना टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। तो कांग्रेस है कहां? अगर ये परेशानियां वाकई में है तो कांग्रेस कहां है? कांग्रेस जमीन पे लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मैंने आपको कहा कि एक पॉइजन जो देश की जमीन पे, किसकी जमीन पे, कहां की जमीन पे लड़ रही है? आप आज बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, आप 5% हमारा जीडीपी गिर गया है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप पाकिस्तान आपने जानबूझ के 370 हटाया, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी माली हालत देश की क्या हुई है। जानबूझ के लगाए रखा था आपने। किसी और देश में ऐसी समस्या होती तो देश के नागरिक जो है मैं निजामी साहब की बात का जवाब देना चाहती हूं। और देश की हालत खराब है, तभी कांग्रेस इन्होंने नैरेटिव, इन्होंने मीडिया को हाईजैक कर दिया है, इन्होंने लोगों को 250 करोड़ देके, ये गलत है, कर्नाटका में ये गलत है। सलमान निजामी जी, आपका रिएक्शन? इनके पास पैसा है, जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे हैं, पिलर पे भी इनको भरोसा नहीं है, इनकम टैक्स, डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे भी इनको भरोसा नहीं है, इनके हिसाब से मीडिया भी बिकी हुई है। सिर्फ यही लोग सच्चे हैं, बाकी सब गलत है। ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश में है, विपक्ष के खिलाफ ईडी। अरे भाई ठीक है सलमान
सलमान निजामी साहब बात हो गई, सलमान निजामी साहब बात हो गई। सुबोई खान जल्दी से आपका रिएक्शन। मैं नवीन साहब आ रहा हूं, नवीन मैं आ रहा हूं। सुबोई खान कश्मीर को खत्म कर दिया। सुबोई खान कश्मीर में लोग जो है जो इल्जाम सलमान निजामी साहब लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? लोगों को जी सलमान निजामी साहब अगर कुछ सेकंड के लिए चुप हो तो मैं उनकी बात का जवाब दूं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो प्रज्ञा ठाकुर का नाम ले रहे हैं। पहले तो आप अपना यही इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जो आपके पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जो शीर्ष नेता हैं, सारे ही तो जमानत पर हैं। आपकी पार्टी में कितने क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, कितना उन्होंने इस देश में करप्शन किया है, इस देश को अपना परिवारवाद चलाने के लिए इस देश को उन्होंने खोखला कर दिया, उसका जवाब आप देखिए। एक सेकंड पहले दूसरी बात आप जो इकोनॉमी को बोल रही है, आप जवाब तो ले लीजिए, इकोनॉमी का जवाब तो ले लीजिए, इकोनॉमी का जवाब तो ले लीजिए, फिर बोल लीजिएगा। एक बात बताइए, जब ब्लैक इकोनॉमी खत्म हुई है, जब एक बीमारी का इलाज हुआ है, केमोथेरेपी हुई है, तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स, जीडीपी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बीमारी चली गई है तो साइड इफेक्ट्स भी चले जाएंगे। आप कम से कम ये देखिए कि नोटबंदी से बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी खत्म हो गई, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी ने नोटबंदी भी झेल ली। क्या हुआ नोटबंदी के बाद? के साथ काम पैसा हुआ था, जो था वो वापस आ गया। क्या वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये देखिए जो बड़े मुद्दे हैं देश के लिए, आपको ये देश माफ नहीं करेगा। आपके देश में आतंकवाद खत्म हो रहा है, आप सैनिकों को एक यहाँ से पठानकोट में हमले होते हैं, आप पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, यहाँ पुलवामा में हमला हुआ, आप डिस्कवरी चैनल में मूवी शूट कर रहे हैं। आपको ये देश माफ नहीं करेगा। आपने नोटबंदी में बेकसूर लोगों को लाइन में खड़ा रख के उनकी जानें ली, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। आपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कश्मीर से 370 हटाया। हमें मालूम है देश की हालत आपने क्या बर्बाद की है। बात हो गई, तभी आप बात हो गई चिदम्बरम को। ठीक है सुबोई जी बात हो गई। सुबोई जी मैंने काफी टाइम दिया। सुबोई जी बात हो गई, सलमान निजामी बात हो गई, अनिल भारद्वाज जी, सलमान साहब बात हो गई, सलमान निजामी बात हो गई। मैं फिर आ रहा हूं। अनिल भारद्वाज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत मौके दिए हैं, और जिस तरह से अभी अब्दुल लतीफ आरको जी कह रहे थे कि बड़ा अच्छा मौका है यहां पर कांग्रेस को अटैकिंग मूड में आने का, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस इन तमाम चीजों को, जिसे कांग्रेस बार बार एक तरह से अटैक करती रही, लेकिन कांग्रेस इन चीजों को रोड पर लेकर नहीं आई? जितने भी इश्यूज थे जिसकी मुखालफत और एतराज करती रही है कांग्रेस, लेकिन उन्हें रोड पर लेकर नहीं आ पाई। देखिए, इसके पीछे दो कारण मुझे नजर आते हैं। एक तो संगठनात्मक कमजोरी, संगठन है ही नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे देश स्तर पर संगठन नहीं है। और दूसरा, बड़े नेताओं का जो बयान है, वो ऐसे बयान दिए कि वो सोनिया गांधी को भी बैक फुट पे आना पड़ा था। सदन में जो अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया था, उससे भी थोड़ी फजीहत, जनता की नब्ज टटोल नहीं पाए। दूसरे सबसे बड़ी एक उत्साह की बात, कार्यकर्ताओं में जब तक उत्साह नहीं रहेगा, जब तक नेताओं में उत्साह नहीं रहेगा, तब तक वो सड़क पे नहीं आएगा। और इस समय कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप सोचिए, किसी तरीके का उत्साह नहीं है, लोग सड़कों पर उतरना नहीं चाहते। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे अभी जो व्हीकल एक्ट है वही मुद्दा बहुत बड़ा है, उतरे तो, लेकिन उतरना नहीं चाहता है। तो एयर कंडीशन में घुसे रहने से थोड़े काम होगा, और टीवी चैनलों बैठ के क्या आरोप लगाने से थोड़े कोई संगठन या पार्टी मजबूत होती है। इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, एसी में बैठ के काम करने वालों की जरूरत नहीं होती है। और उसके लिए मनोबल बढ़ाने वाले लोग चाहिए, जो कांग्रेस में इस समय कमी दिखाई दे रही है, किसी जमाने में होती थी, लेकिन यही कमियां जो है उसको पीछे ले जा रही है। मुद्दे सरकार दे रही है, ऐसा नहीं है, लगातार मुद्दे दे रही है। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, कोई विपक्षी दल हो, वो यही कर पा रहा है कि तय नहीं कर पा रहा है कि करें क्या, विरोध कैसे करें, किस तरीके से करें। बिल्कुल। अब्दुल लतीफ आरको साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर भारद्वाज जी ने कही कि पार्टी में एक तरह की मायूसी है, कोई जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा है, और शायद यही वजह है कि आप टेलीविजन डिबेट में और इसके अलावा एसी रूम में और अपनी मीटिंग में तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इन तमाम इश्यूज को रोड पर लेकर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी में मायूसी है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जितने साल राज किया, उसके बाद वो अपोजिशन का जो रोल है वो भूल गई है। उसे अपोजिशन का जो रोल अदा करना चाहिए और सरकार की गलतियों पर सरकार को घेरना चाहिए,
वो नहीं घेर पाई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसे सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन जो सरकार है वो इतनी मजबूत है कि जो घेरने की सोचते हैं उससे पहले उन्हें जेल में डाल देते हैं, उससे पहले उनकी फाइल दिखा देते हैं, उनके ऊपर ऐसे मुकदमे बना देते हैं कि दूसरा आदमी चमक जाता है। तो इससे ऐसी गलती करेंगे तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा। कोई सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। तो हमारी जो सरकार है, ऐसा ही दौर बीजेपी के साथ भी था, ऐसा ही दौर बीजेपी के साथ भी हुआ है। उन्होंने इतने साल राज किया कि वो अपोजिशन करना ही भूल गए, वो भूल गए अपोजिशन करना। अब उनको आना पड़ेगा। अगर उन्हें जिंदा रहना है या तो खत्म हो जाएंगे, या उन्हें जिंदा रहना है, अपोजिशन पे आकर के मजबूती नहीं दिखाएंगे तो वो जितने बच्चे हैं वहां से भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि भाई, अगर आपको वाकई एयर कंडीशन छोड़िए, सड़कों पे आइए, जनता की मदद कीजिए, जनता के दुख दर्द में शरीक होइए, लोगों को परेशानी से निकालिए। सलमान निजामी साहब, इस कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा कांग्रेस को, रोड पर आना पड़ेगा, खड़ी कर सकते हैं। डिबेट में अगर आप नहीं करेंगे तो बिना देते तो जनता कहां जाएगी? कहीं नजर नहीं आता, जनता सहारा ढूंढ रही है। अबू भाई, मैं नवीन जी आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से इत्फाक रखता हूं। मैं भी अपने पार्टी लीडरशिप को हमेशा चिट्ठियां लिखी हमने, और ये कहा कि जमीनी सतह पे हमें मजबूत होना है। और जैसे हमारे साथी ने कहा कि जो भी आदमी बीजेपी की पोल खोलता है और खोलने की कोशिश करता है, वो ईडी लगा देते या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा केस लाते हैं पुराना। तो इस वक्त अपोजिशन को सप्रेस किया जा रहा है, डरा दिया जा रहा है, और लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस वक्त माहौल ऐसा देश में पैदा हुआ है, जो भी बीजेपी के खिलाफ विरोध करेगा उसको झूठा मुकदमा लगा के अंदर डाल देते हैं। आपने देखा कश्मीर इस वक्त हमारे एक एग्जाम्पल है। जो लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला है, बाकी लोग जो इनके साथ है, वो मुफ्ती, आज उनको भी इन्होंने नजरबंद रखा हुआ है। तो कश्मीर में भी जो बोलता है उसको पिंजरे में डाल देते हैं। तो ऐसे ही पूरे देश में इन्होंने ऐसे खतरा बना दिया है, एक इमरजेंसी लगा दी है कि जो भी सरकार का विरोध करेगा, चाहे वो किसी भी, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, आप किसी भी अपोजिशन पार्टी में देखिए, कांग्रेस नहीं तो सलमान निजामी साहब, सवाल तो यही उठ रहा है, फिर क्या इस डर से आप खामोश बैठ जाएंगे? उनको भी दबाव, सलमान निजामी साहब, क्या कांग्रेस इस डर से खामोश बैठ जाएगी? अरे किसकी बात कर रहे हो भाई? सर खामोश नहीं है, इन्होंने पूरा मीडिया जो है हाईजैक किया है, इन्होंने हर कंपेनिंग हाईजैक की है, इन्होंने पैसे के जोर पे इलेक्शन घोटाले किए हैं, इन्होंने ईवीएम को हाईजैक किया है, और ये अब नैरेटिव में चेंज आएगी। पहले भी कांग्रेस की जो है सीटें कम ज्यादा हुई, सरकार से नवीन जी आपका रिएक्शन, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना है, सुबह जी ब्रेक के बाद मैं आऊंगा। नवीन जी जल्दी से 30 सेकंड पार्टी का फैसला करने का खुद हक है, इनको अपनी पार्टी की रखवाली करनी चाहिए। नवीन कुमार जी, आपका रिएक्शन ले लें, मैं सुबह फिर आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं जी। सलमान निजामी ने पहले कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी को खड़ा किया, तो यानी ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता को समझ नहीं है कि वो आतंकवादी को चुन रही है या देशभक्त को चुन रही है। ये कहना क्या चाहते हैं कि देश की जनता ने चुना जो गलत चुना। वहां पर जो भोपाल की जनता ने चुना, दिग्विजय सिंह वो लोग हैं ना, वो जिसने आतंकवाद का नैरेटिव पैदा किया, झूठे मुकदमे दर्ज करे वो। सलमान निजामी, आप यहाँ बैठ करके कश्मीर की बात कर रहे हो। आप कश्मीर में आजादी की बात कर रहे थे, आप कश्मीर में अलगाववादियों के समर्थन में खड़े थे, आप कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थन में खड़े थे। आपको याद है नहीं? सर्टिफिकेट बांधते हैं ना, और उसके बाद आप कहते हो कश्मीर के लिए सरकार ने क्या किया? आप जैसे लोगों के कारण ही कांग्रेस की स्थिति है, और कांग्रेस की दशा आज नहीं हुई है, अपने कर्मों से हुई है। सर आप जानकारी है ना कांग्रेस ने क्या किया? आज जो लोग जेल में जा रहे हैं, आप कहिए कि पी चिदम्बरम ईमानदार है, पी चिदम्बरम ईमानदार है क्या? वो जेल गया है नहीं क्या? उसके कार्तिक चिदम्बरम देश को लूट करके चले गए और जेल जा रहे पर ईडी लगा देंगे। अरे कांग्रेस के किसी नेता के बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले ये लोग जो है, इनके कारण कांग्रेस को इस देश के लिए कुर्बानी दी। मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद जो इल्जाम कांग्रेस लगा रही है, जो बीजेपी कांग्रेस पर जो इल्जाम लगा रही है, इल्जामी और जवाबी इल्जाम का सिलसिला ये जारी रहेगा। लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस के दिन कैसे, अच्छे दिन कैसे आएंगे कांग्रेस के, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
तो कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आखिर कैसे आएंगे? जिस तरह से जवाल पजीर है कांग्रेस पार्टी मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा इख्तिदार में रही, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं कांग्रेस के वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी, जो अहम मीटिंग कांग्रेस की हुई उस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद नहीं थे और उन्हें मौजूद न होना जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन अब जब फिर से कमान सोनिया गांधी के हाथ में, क्या सोनिया गांधी का तजुर्बा कांग्रेस पार्टी के काम आएगा और क्या वाकई में कांग्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौट कर आएगी, जिंदा होगी, मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी? आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं सुबोई जी आपके पास आना चाहूंगा। सुबोई जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वाकई में जितनी मजबूत पार्टी थी इसकी टूटने के पीछे वजह आप क्या देखती हैं? क्या कुछ ऐसा रहा जो इतनी ज्यादा टूटती चली गई? पहले भी यही बोला था कि टूटने की वजह यह है कि वो एक्चुअली में अब इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। वो आज भी ये सोच रहे हैं कि सामने वाले पे उंगली उठा के शायद हम अपनी राजनीति चला लेंगे। एक शेर बहुत इन लोगों के ऊपर सूट करता है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। अगर ये लोग अब भी अपने चेहरे की धूल साफ नहीं करेंगे, जैसे कि अभी सलमान निजामी साहब ने, आप एक बात बताइए, कह रहे हैं मीडिया को, डेमोक्रेसी के चौथे पिलर को कह रहे हैं कि इन लोगों ने मीडिया खरीद ली, इन लोगों ने ईवीएम हैक कर लिया। मतलब आप किस तरह की लॉजिकल बातें कर रहे हैं? आप लोगों को, आप एक जनतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में आप लोगों को विल ऑफ पीपल, लोगों की मर्जी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो फिर आप लोग कैसे एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में आप कैसे अपनी सत्ता चला सकते हैं? ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। आपको यहाँ पे इलेक्ट होके ही आना पड़ेगा। तो आपको अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, लगता है कि कांग्रेस अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, वो किसी पर क्या वाकई में एतमाद नहीं, उसे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस उसे नहीं है, वो अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रही है। हम सत्ता में है जी। आपकी इस बात का जवाब देने से पहले प्लीज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का जवाब देना चाहती हूं अबू साहब। अभी सलमान निजामी साहब ने यह भी बोला कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो इस देश के साथ खड़े होते हैं उनको भी अरेस्ट कर दिया। अरे इनसे ये पूछिए कि इस देश के साथ खड़े होने की इनकी डेफिनेशन क्या है? उन अब्दुल्लाज, उन मुफ्तीज और उन जिलानीज और उन हुर्रियत, उन टुकड़े टुकड़े गैंग और उमर खालिद और शैला राशिद, उन लोगों ने वहां पे पाकिस्तान के झंडे लगा रखे थे कश्मीर में। मुफ्ती अच्छी थी, आज बुरी हो गई। एक बात बताइए, वहां पे अरे मेरी बहन, वो महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ थी, 3 साल सरकार में रही। हाँ, तो उसके साथ भी नहीं रहे। हमारे साथ रह करके तो आतंकवाद का सफाया किया और आपके साथ रह के, कांग्रेस के साथ रह के आतंकवाद को बढ़ाया। वही महबूबा ने क्या बात करते हो? हमारे बढ़ गया ना आतंकवाद। आज आप बोल रहे हैं ना, आपने बोला 370 के बाद आतंकवाद खत्म होगा, तो 250 जो मिलिटेंट डे अंडर हुए हैं वो तो बढ़ गया ना, आतंकवाद तो खत्म कहां हुआ? अगर उसके खिलाफ इस गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है, जहां देश के लिए कश्मीर खुशहाल था, तभी अमरनाथ यात्री वहां जा रहे थे, तभी सैलानी वहां जा रहे थे, आपने बर्बाद किया, आपने आग लगा दी वहां। अब ठीक नहीं होगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, आप लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। हम आएंगे, आप लोगों ने डिबेट पर आइए, कश्मीर जिंदाबाद बोल के। नहीं, देखिए आप कश्मीर पर बात मत कीजिए, डिबेट पर आइए। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल आखिर कैसे होगा, कांग्रेस दोबारा जिंदा कैसे होगी? जिस तरह से कांग्रेस अब हाई कमान की एक मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, गौर फिक्र किया जा रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? सुबह मैं चाह रहा हूं कि इसी पर बात करें। कश्मीर पर हमने बहुत बात कर ली है। देश को लूटा है साहब, गरीबों को लूटा है, पैसा लूटा कांग्रेस ने। ये वडेरा गांधी का परिवार की कांग्रेस ने देश को लूट लिया और जब पैसा वापस देना पड़ रहा है गरीबों का, तब इनको पीड़ा हो रही है। ये कह रहे हैं जो झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। अरे देश के न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो 250 करोड़ हमारे पास नहीं है विधायकों को देने के लिए। देश की जनता पर विश्वास 250 करोड़ आप बांटते हैं लोगों में, विधायकों को खरीदने के लिए 250 की कीमत है आपकी। आपके बारे में सबको मालूम है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो अमित शाह के बेटे का ईमानदार है क्या? कार्तिक चिदम्बरम ईमानदार है क्या? रॉबर्ट वाड्रा ईमानदार है क्या? उसने कोई चोरी नहीं करी। वो तो वहां भी है ना। नहीं ठीक है, वो तो वहां भी है ना। ठीक है, वहां व्यापम स्कैम किसने किया साहब? ठीक है, किसने किया? आपके नवीन जी बात हो गई। मैं सलमान निजामी साहब के पास आ रहा हूं। ठीक है नवीन जी, अब डिबेट के बाहर चले जाएंगे। देखिए क्या किसने किया है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी है, जिसने जो किया होगा। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, सीधा सा सवाल है कि अब कांग्रेस को इतनी मुश्किलात आखिर क्यों पेश आ रही हैं?
अभी जिस तरह से उर्मिला मांडोत्कर ने कांग्रेस को छोड़ा है, उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के अंदर ही खलफिशार है, कांग्रेस की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है वो असल में ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। क्या वाकई में ये एक मसला है कांग्रेस के साथ? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, इसमें ये विचारधारा की जो होती है बात, काफी बीजेपी के लोग जो हैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आते हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन इसमें बात इस वक्त मैं कह रहा हूं कि जो नफरत देश में पैदा हुई है उसमें कुछ लोग जो है इनके ट्रैप में भी फंस रहे हैं। ये पैसे के दबाव से इन्होंने कर्नाटक में 250 करोड़ ऑफर किया एक विधायक को, 250 करोड़, नहीं तो बोला अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा हम तेरे को अंदर डाल देंगे। इन्होंने धमकी दी उसको, इन्होंने कर्नाटक में पैसे के जोर पर कांग्रेस की सरकार तोड़ दी। तो और इस वक्त हमने कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो गांधी की स्ट्रेटजी है, वो गॉडसे और सावरकर की स्ट्रेटजी नहीं है। ये अंग्रेजों की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ। कांग्रेस आएगी, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं नवीन जी से इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, सलमान निजामी बात हो गई। नवीन जी क्या वक्त लगेगा, नवीन कुमार जी, जो कांग्रेस या अपोजिशन लगातार इल्जाम लगाता है कि सरकार सीबीआई और ईडी से डराती है, सवाल तो नवीन जी बनता है सरकार से, क्योंकि जिस तरह से जो लोग दूसरी पार्टियों के बीजेपी में आ गए उनके केसेस बंद हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब्बू भाई, क्या वाकई में जो इल्जाम कांग्रेस या अपोजिशन लगा रहा है उसमें सच्चाई है? नवीन कुमार जी, देश की जनता ने कहीं नहीं सबके सामने देखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी जो गृह मंत्री थे गुजरात के, उनके ऊपर कांग्रेस ने कितने मुकदमे झूठे लगाए। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि अदालत से न्याय लेंगे, अदालत से न्याय लिया। बेशक सीबीआई ईडी इन्होंने सब लगा करके झूठे मुकदमे लगाए, हमने तो नहीं कहा। हम न्यायालय में गए, इन्होंने गुजरात से हटा करके मुकदमे केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में भेज दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जाकर के मुकदमे देखे जाएंगे, वहां पे जांच होगी और वहां से इसके अंदर फैसला आएगा। जब महाराष्ट्र हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय उन सब मामलों में उनको बरी करता है, हमने न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास रखा, न्याय से लड़े, न्यायिक व्यवस्था में गए, उस पर ये सुपर विश्वास ही रखते हैं। अगर हम गलत हैं तो जाइए ना कोर्ट के अंदर। आज अदालत में जाने के बाद पी चिदम्बरम को अदालत के कहने पर जेल में भेजा गया। पी चिदम्बरम को अदालत के कहने पर रॉबर्ट वड्रा को अदालत के कहने पर ज्वाइन करनी पड़ी। नवीन जी बात होगी, मैं सलमान निजामी आ रहा हूं। वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये लोग डीके शिव कुमार पे कौन सा केस है? करते हैं ये लोग हमेशा। कोई आपके पास प्रूफ है उन्होंने घोटाला किया है? अभी ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसीज काम नहीं कर रही, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। दोनों ही चीजों के पास दो एग्जांपल दे रही हूं, उसके बाद नहीं बोलूंगी। मालेगांव बॉम्बिंग्स हम सबको पता है 2006 का टाइम में हुई थी। किसकी सरकार थी उस टाइम पे? कम से कम 9 या 10 मुसलमान लड़कों के नाम उसके अंदर डाले गए थे, जिनको अभी 25 अप्रैल 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट में रिलीज किया गया है। उनको निर्दोष मान के मुसलमान 9 लड़कों को, और बोलते हैं कि जांच एजेंसीज प्रेशर में काम कर रही हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आप ही के मुसलमान लड़कों को बीजेपी गवर्नमेंट ने छोड़ा है, जिनको यूपीए में झूठा फंसाया था। छोड़िए, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है। हिंदू मुसलमान मत करिए डिबेट में, आप हिंदुस्तानियों की बात करिए। में उनका नाम डाला है। आप गुजरात के हम कार्ड लाएंगे, मुजफ्फरनगर के भी आएंगे, अखलाक भी आएगा, पहलू खान भी आएगा, तबरेज भी आएगा, सब आएंगे। हमें मालूम है ये राम मंदिर आपको भूल जाता है, फिर इलेक्शन आएगा आज याद आएगा। ठीक है, ठीक है, सुबोई खान बात हो गई, सुबोई खान बात हो गई, सलमान निजामी से बात हो गई। सुबोई, मैंने टाइम दे दिया। मैं भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल भारद्वाज जी, सवाल अहम सवाल यह है कि कांग्रेस अब जाहिर सी बात है एक बार फिर से कोशिश कर रही है, हाथ पैर मारने शुरू किए हैं, गौर फिक्र किया जा रहा है, मीटिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के क्या वाकई में अच्छे दिन आएंगे? और अच्छे दिन आने के लिए जिस रफ्तार से पार्टी चल रही है, जिस तरह काम कर रही है, क्या उस तरह से ये बीजेपी के मुकाबले में खड़ी हो पाएगी? क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कांग्रेस एक तरह से पटरी पर लौट आएगी? कांग्रेस के लौटने के चांस तभी हो सकते हैं जब इनका संगठन मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में
जो कुछ बुजुर्ग नेता हैं और जो युवा नेता हैं उनमें ही आपस में समन्वय नहीं है। उनको ही तमाम बातों को लेकर, चाहे 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, देखिए वो भी कांग्रेस के युवा नेता और बुजुर्ग नेता बटे हुए नजर आए। तमाम मुद्दों पर ऐसी ऐसी बातें की, बुजुर्ग नेताओं ने कुछ अलग बात की, 370 को लेकर बुजुर्ग नेता अलग बात कर रहे हैं, युवा नेता अलग बात कर रहे हैं। तो इसको भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। सभी एक होंगे तभी जाकर के संभव है और तब संगठन मजबूत होगा। वरना जिस तरीके से आरोप लगा रहे कांग्रेस के लगा रहे हैं, आरोप लगाते रहिए, जमीन पर आप रहेंगे नहीं, आप ख्वाब देखते रहिए, पूरा होगा नहीं। इसके लिए जाहिर सी बात जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की नब्ज टटोलना पड़ेगा, जनता का मूड भांपना पड़ेगा। और जो मूड है भाजपा भांप रही है और कांग्रेस पीछे हट रही है। आप देखिए तमाम अभी जो ताजा मुद्दे हैं उस पर भी कांग्रेस ने जनता के मूड से विपरीत जाकर के पहल की। उसका नतीजा है कि अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस तरीके से कि आप जो देश हित का मुद्दा उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जो इससे उभरना पड़ेगा कांग्रेस को। और आपस में जो उनको जो एक लेयर है, यानी बुजुर्गों की लेयर और युवा नेताओं की लेयर, उनमें आपसी सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात नेतृत्व की क्षमता की बात है। सोनिया गांधी बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनको निश्चित रूप से थोड़ा आराम देना चाहिए। नहीं राहुल गांधी कम से कम अगर खानदान में ही चले तो कम से कम प्रियंका को दे दीजिए, ताकि कांग्रेस आगे बढ़े, सोचना पड़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर अमित के सोमन जी भी मेरे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमित जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अमित जी, जो बातें अनिल भारद्वाज जी कह रहे थे कि एक गैप नजर आता है कांग्रेस की तरफ जब हम देखते हैं, तो कांग्रेस की जो बुजुर्ग लीडरशिप है और कांग्रेस की जो युवा लीडरशिप है, इसमें एक गैप नजर आता है। इसके अलावा एक जो हमेशा सवाल बीजेपी की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से उठता है कि कांग्रेस सिर्फ एक घर में ही बंद कर रह गई है, उससे बाहर नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से इसे नुकसान उठाना पड़ता है। एक कहावत है, नथिंग सक्सीड लाइक फेलियर। असफलता जो है वो बहुत लंबे वक्त तक चलती है और शायद कांग्रेस के लिए वो जो सेंटेंस है बिल्कुल वाजिब बैठता है। बात बुजुर्ग और जवान नेतृत्व की नहीं है, बात है अंग्रेजी में अगेन एक वर्ड है रूथलेस होना। जी। आपको बहुत ही निर्मम तरीके से चेंजेस करने होंगे पार्टी के स्ट्रक्चर में। पार्टी के स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल, बल्कि जो लोकल लेवल पे जहां पे कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो चुका है, कांग्रेस नहीं है। आप गांव की बात करें, आप तहसील की बात करें, और लार्जर वोटर कौन है, लार्जली वोट कौन लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जिनका पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस से बहुत ज्यादा मतलब ना होते हुए भी बहुत मतलब होता है। आप गांव के किसी चौपाल में चले जाएं, गांव के किसी नुक्कड़ पे चले जाएं, चाय की दुकान पे चले जाएं, हर जगह आपको पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस, डिबेट्स हम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा वो लोग करते हैं जो शायद कभी स्कूल भी ना गए हों। बिल्कुल। कांग्रेस को उन लोगों के दिलो दिमाग में फिर से जगह बनाने के लिए अपने आप को न सिर्फ बदलना होगा, बल्कि जो वो चार दीवारी में बैठे बैठे राजनीति करने का उनका पुराना एक ढर्रा बन गया था, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल असहमत हूं इस बात से कि सोनिया गांधी बुजुर्ग हो गई हैं तो शायद उनको वो संभाल नहीं सकती हैं। मुझे नहीं लगता सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क होगा, ऑलमोस्ट बराबर 2-3 साल आगे पीछे होंगे। ये उम्र, तजुर्बा, बुजुर्गियत, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जनता की जो नब्ज है उसको कितने अच्छे से समझ पाते हैं। सिर्फ पकड़ना बहुत जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। और मौसम का जो मिजाज है वो एक तरह से एक लंबे जो राष्ट्रवादी विचारधारा है जिसकी अभी काफी गहरी नींव पड़ चुकी है, उसको आप कैसे काउंटर कर सकते हैं। और उसको काउंटर करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल प्लस वैचार की, कांग्रेस का जो विचार रहा है लंबे वक्त से, आजादी के पहले से लेके अभी तक, क्या वो उस विचार पे आज भी कायम है? और अगर कायम है तो क्या उसमें आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है? कांग्रेस को अपनी पॉलिसीज में बदलाव लानी पड़ेगी। एजेंडे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिसीज में बदलाव, सिर्फ एजेंडे की बात नहीं है। हम आज भी बात करते हैं कि नहीं कांग्रेस प्रो मुस्लिम है, कांग्रेस अगर उससे बाहर नहीं निकलेगी तो शायद यही हाल रहेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है आज के डेट में। मुद्दा ये है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा, अपनी विचारधारा में भी आपको बदलाव ना कहें बट आपको रिवीजन करना होगा। और वो जरूरी, सुधार जरूरी है, क्योंकि समय की जो नजाकत है उसके हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सिर्फ एंटी मोदी स्टेट्समैन देने से भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल, या सिर्फ आप ये बात करें कि नहीं हम तो बिल्कुल एसी कमरे में बंद हो गए, उससे भी काम नहीं चलेगा। आप देखें कल जो बात हुई है, कल की मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आई थी वो ये थी कि भाई हम
प्रचारक के बदले वो पर्यवेक्षक टाइप कुछ बनाएंगे और उससे हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले ये बात करें, संगठन है कहाँ आपका? आप किसी भी बूथ पे चले जाएं, कांग्रेस के वर्कर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नेता और जनता के बीच का गैप काफी ज्यादा बढ़ गया है और उस गैप को भरने के लिए आपको जनता के बीच उतरना होगा, जनता की बातों को सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप। और मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, बट मुझे बहुत हैरानी होती है देख के कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, अभी तो शायद उनको ऊपर से हिदायत है कि आप बहुत ज्यादा ना जाएं या बिल्कुल ना जाएं, लेकिन जब जाते भी तो क्या वो उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पाते थे? वो प्रवक्ता भी वैसे ही प्रवक्ता है जिनको जमीन से जिनकी कोई रूबरू कभी हुआ नहीं है। वो लोग जनरली वो लोग भी वही लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे राजनीति करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनता के बीच रह के ही आप जनता के बारे में सोच पाएंगे और उनकी बातों को आप लंबे वक्त तक अपनी नीतियों में लाके अभी बदलाव। सलमान निजामी साहब, क्या वाकई में जो बातें यहां पर अमित जी ने बताई हैं कि एक बदलाव करना होगा और बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा और जमीनी सतह से लेकर ऊपर तक बदलाव करना होगा, आवाम को असल में समझना होगा और आवाम के बीच में जाना होगा? देखिए, अगर आपको हाल ही में मालूम होगा कि हमारी एक बॉम्बे की कैंडिडेट थी उर्मिला, और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, फिर उसके बाद छोड़ा भी, और मैं ही वो व्यक्ति था, मैंने उनको अपॉर्चुनिस्ट कहा। तो ऐसे लोग जो हैं, बहुत से लोग हैं जो पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करके फिर किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, इसने अप डाउन बहुत देखे हैं और इसको आप नहीं इनकार कर सकते कि कांग्रेस का अच्छा दौर नहीं आएगा। हर एक अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर एक अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, एक नया दिन आता है। कांग्रेस का मसला जो है वो कांग्रेस के लोग हल करेंगे। भाजपा को अपने मसले जिम्मेदारी दी गई है। मामला ये है कि मोदी जी बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, जीडीपी पे बात नहीं करेंगे, बात कांग्रेस पे करेंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है। आप बात करोगे, सवाल हमसे कर रहे हैं, हम सरकार में है ही नहीं। कांग्रेस बात करेंगे, आप जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे जाकर के उत्तराखंड में। नहीं साहब, आप तो सरकार में है ना, आप तो कर ही रहे और आप विपक्ष में कांग्रेस पे आप डिबेट करिए, सत्ता नहीं समझते, जमीन पे रहेंगे। जमीन पे उन्होंने क्या काम? निजामी साहब और नवीन जी, आप दोनों शायद एक पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं किसी पार्टी से। मैं पक्का मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री वैसे रूप बदलने से अकल तो प्रधानमंत्री। ठीक है, सलमान निजामी बात हो गई। ठीक है, अमित जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं शायद, आप अमित कुमार जी, सुमन जी, निजामी साहब गौर फरमाए, जरा मेरी बातों को गौर फरमाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने आप पे गौर फरमा ले तो भी सुधर जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हैं या नवीन जी हैं, दोनों किसी न किसी ऑफिशियल, आप लोग कांग्रेस और बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ और वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मुझे इसलिए पता है। आप जिस कांग्रेस के इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं इतिहास का छात्र भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। मुझे पता है 1885 में कांग्रेस बनी थी और तब से लेके अभी तक कांग्रेस की ऑलमोस्ट 150 साल की हिस्ट्री है। लेकिन उस हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हिस्ट्री हमें अपने आप को रिवाइज करना सिखाती है, हिस्ट्री हमको इंटरप्रेट और री इंटरप्रेट करना सिखाती है। वो कब आएगा? आप यहाँ से बैठे बैठे ये तय नहीं कर सकते हैं कि जनता का मिजाज कैसे बदलेगा। आप ये तय नहीं कर सकते हैं। फिक्र है बीजेपी को, देश की फिक्र नहीं, मुझे भी कांग्रेस की फिक्र है, मैंने तो नहीं देश के लोगों को भी कांग्रेस की फिक्र है। हमारा मसला है ना साहब, देश के लोगों को प्रधानमंत्री से पूछिए, भाजपा से पूछिए कि आप कहां पे? प्रधानमंत्री से भी आप देश के को कहां गुमराह कर रहे हैं? आपने क्या किया नौकरियों का? आपने विकास तो आप क्या कर रहे हो भाई? डाउन हो गई, आप उस पर सवाल करिए ना। किसने कहा? कांग्रेस पे हो रहा है। आप ऐसा नैरेटिव फैलाइए, जनता नहीं मानती इस नैरेटिव को। आप बताइए ना, आपको जिम्मेदारी दी है, टीवी पर आकर के बहस करने में अच्छा आपको मैंडेट दिया है, बता दीजिए अगर गलत हो तो आपके नेता क्यों नहीं बोलते हाउस में? नहीं, सही बात है। आप ये वाजिब सवाल है आपका, लेकिन ये सवाल जनता के बीच जाके पूछे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मसला है टीवी डिबेट्स में सवाल ठीक है, मैं अब्दुल लतीफ आरको जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। सलमान निजामी बात हो गई, मैं सुबह जी आ रहा हूँ। अमित जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अब्दुल लतीफ आरको जी मैं सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ। कांग्रेस को अगर जिंदा होना है तो फिर जिंदों की तरफ नजर आना होगा, एसी कमरों में बैठकर काम नहीं चलेगा। आरको साहब, जिंदा नजर आना भी होगा अगर पार्टी को जिंदा करना है। नहीं चलेगा, बिल्कुल मेरा ये मानना है। आप जो बात कह रहे हैं ये सही है कि उन्हें नजर आना चाहिए, जिंदा नजर आना चाहिए और उनको बिल्कुल
पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके सड़कों पे आना चाहिए। और जो भी उनके अंदर से लोग जा रहे हैं वो पहले से ही इसलिए आए थे कि इस कांग्रेस को खोखला बनाएंगे, इसको यूज करेंगे और इसके बाद निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों का आगे ध्यान रखें और जो अच्छे लोग हैं उन्हें कांग्रेस में लाएं। जो ऐसे अच्छे लोग हैं जो किसी पार्टी में भी नहीं हैं लेकिन अच्छी सोच रखते हैं, वो जो ये इस वक्त हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बिगाड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत से जो काम कर रहे हैं कि वो इस नफरत को मिटाएं। तो ऐसे लोगों को इन्हें आगे लाना चाहिए और इन्हें रोड पर आना चाहिए। जितनी पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं, अभी मौका बहुत है, कांग्रेस के पास अभी बहुत कुछ करने का मौका है, लेकिन उसके लिए निकल कर आना होगा कांग्रेस को। पब्लिक के लिए लड़ेंगे। सुबोही खान जी, मैं आपसे ये बोल रही थी, आप जो इतनी देर से जो जिस सवाल का जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस डिबेट से, वो आपको सलमान निजामी साहब ने बिल्कुल ऑब्वियस प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि आप बीजेपी के प्रवक्ता से तो वो खैर वो ऑफेंड हो ही रहे हैं, जो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, एक इतिहास के प्रोफेसर उन्हें बोल रहे हैं कि देखिए आपको अपने अंदर अपनी पॉलिसीज में, अपने एजेंडा में ये चेंजेस लाने चाहिए। तो वो और सवाल कर रहे हैं कि आप अपनी गलतियां देखिए, तो उस पर भी वो अपनी गलतियां नहीं मान रहे हैं। मोदी जी ने ये किया, ईवीएम ने ये कर दिया, आप मीडिया ने ये कर दिया। इस तरह से देखिए, मैं एक बात इनको लास्ट निजामी साहब को ये बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल जो बात आपने कही कि बीजेपी कांग्रेस को तनकीद न करके, मुखालिफत न करके, एतराज न करके अपने काम पर पहले सोचना होगा, खुद अपने अंदर झांक कर देखना होगा कांग्रेस को। अमित जी, अमित सुमन जी, मैं लास्ट कमेंट, सलमान निजामी सुन लीजिए जरा, अमित जी को सुन लीजिए, लास्ट कमेंट जी। कांग्रेस को अंदर झांक कर देखना होगा, न सिर्फ अंदर झांकना होगा बल्कि बहुत ही बड़े पैमाने पे बदलाव करने होंगे। और वो बदलाव सिर्फ सतही नहीं होना चाहिए, वो बदलाव संगठन से लेके जमीन तक। और वो बदलाव इसलिए भी जरूरी है, निजामी साहब को मैं बता दूं कि मैं बहुत बड़ा गांधीयन हूं। गांधी जी की फिलॉसफीज को जितना मैंने पढ़ा शायद बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने नहीं पढ़ा होगा, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि गांधी जी भी आत्ममंथन की बात करते थे। और पिछले 5-6 साल से कांग्रेस का जो वक्त मिला था आत्ममंथन करने का, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कल का आप एग्जाम्पल ले लें, कल जो हुआ मीटिंग में कि प्रेरक वाली बात कांग्रेस के ही जो रिसर्च टीम है उन्होंने दिया कि भाई प्रेरक होने चाहिए और ये वो, उसको मुकुल वासनिक जी ने मना किया कि नहीं ये तो प्रचारक जैसा हो जाएगा। तो सोनिया जी ने कहा हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं। जब तक आप इंडिविजुअल नेताओं को मोबिलाइज करना बंद नहीं करेंगे, जो सदियों से बैठ के कांग्रेस के नाम पे पीढ़ी दर पीढ़ी आप राजनीति कर रहे हैं, तब तक आप सतही लेवल पे लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप जो मुद्दे कह रहे हैं मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं कि वो मुद्दे जायज हैं, बट उस पर बुनियादी जो कमियां उस पर एक तरह से गौर करने की जरूरत है। और अभी बहुत काम करना होगा, कांग्रेस को बहुत काम करना होगा। और अगर वाकई में इस सरकार पर एतराज है तो उसके लिए फिर निकल कर आना होगा और ऐसे कमरे आपको छोड़ने होंगे, उसके बाद ही पार्टी को बदला जा सकता है, पार्टी को जिंदा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बड़ी अच्छी बात हो रही थी लेकिन मजबूरी है, टाइम नहीं बचा। सलमान निजामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन कुमार जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अमित के सुमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुबोही खान जी, अनिल भारद्वाज जी और अब्दुल लतीफ आरको जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।